मेरा नाम है जिशान और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और इसके नीचे अपने कमेंट्स, अपनी आरा का इजहार करें। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट और उसकी क्या खसूसियात होती हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल करंट की नेचर के लिहाज से देखा जाए तो इसकी दो क्वालिटीज़ होती हैं या इसे कह सकते हैं दो रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रूल होता है कि इलेक्ट्रिकल करंट ऑलवेज चूज लो रेजिस्टिव पाथ। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल करंट कभी भी और किसी भी जगह पर हमेशा कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता चुनेगी। मसलन ये कि इसको एग्जांपल को एलेबोरेट करने के लिए ये एक छोटी सी डायग्राम है कि एक बैटरी है, इसके साथ हमने दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। पहली रेजिस्टेंस R1 100 ओहम की है और दूसरी रेजिस्टेंस R2 जो है वो 1 ओहम की है। तो इसमें से रेजिस्टेंस ज़्यादा कौन सी है जी? 100 वाली। ये वाली रेजिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिकल करंट इसकी वजह से जो गुजरेगी वो लो रेजिस्टिव पाथ को चूज़ करेगी। मतलब ये कि मोस्ट ऑफ द सर्किट जो टोटल करंट होगी इसका ज़्यादातर हिस्सा लो रेजिस्टिव पाथ के अंदर से गुजरेगा और हाई रेजिस्टिव पाथ के अंदर से बहुत थोड़ा सा करंट का हिस्सा गुजरेगा। तो करंट की पहली नेचर ये होगी कि करंट ऑलवेज चूज लो रेजिस्टिव पाथ। करंट हमेशा जो कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता होता है उसको चुनती है। अगर एक करंट को चॉइस दी जाए कि दो रास्ते हैं, वो कम रेजिस्टिव पाथ को चुनेगी उसके अंदर से गुजरने के लिए। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकल एंड करंट की ये जो पहली नेचर है ये बिल्कुल इंसान की तरह है कि अगर हमारे पास भी दो रास्ते हो, एक रास्ता थोड़ा सा लॉन्ग रूट हो या टफ रूट हो, उसको छोड़ के हम लोग जो हमेशा शॉर्ट और जो कम जल्दी जो किसी जगह पर पहुंचने के लिए जो शॉर्ट रूट होगा उसको अपनाएंगे, उसको जो कम रेजिस्टिव पाथ होगा उसको चूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिकल करंट की ये खसूसियत बिल्कुल इंसानों जैसी है कि करंट हमेशा कम रेजिस्टिव पाथ को चुनेगी। नंबर 2 दूसरा रूल है करंट हमेशा ऑलवेज फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से गुजरेगी। इसको एलेबोरेट करने के लिए सिंपल सी एक ड्राइंग है। 12 वोल्ट की एक बैटरी है, उसके साथ हमने एक लोड को कनेक्ट कर दिया है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड पर, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल दूसरी साइड पर दिया, तो जो रेजिस्टेंस के हिसाब से इसके अंदर से करंट फ्लो होगी। क्यों फ्लो होगी? कि इसका एक सिरा हमने लोड के एक सिरे को दिया है और बैटरी का दूसरा सिरा लोड के दूसरे सिरे को दिया है। दोनों सिरों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इस टाइम कितना है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब ये है कि इसके एक सिरे के ऊपर फर्ज करो क्या लें कि अगर 12 वोल्ट है और दूसरे सिरे के ऊपर 0 वोल्ट है, तो होगा क्या कि इस डायग्राम के हिसाब से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसकी वजह से करंट फ्लो होगी। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो करंट नहीं गुजरेगी। करंट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल, नॉट ओनली पोटेंशियल बट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल के फर्क की वजह से करंट गुजरती है। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरी एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं कि अगर पोटेंशियल नहीं करते तो अगर ये एक लोड है, इसके एक सिरे के ऊपर भी 12 वोल्ट है और दूसरे सिरे के ऊपर भी 12 वोल्ट है, दोनों वोल्टेज सेम हो गए, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0 वोल्ट होगा। जब इसके अक्रॉस 0 वोल्ट होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। मतलब ये कि करंट हमेशा फ्लो होती है जब आपका पोटेंशियल का फर्क होता है। अगर ये 12 की बजाय हम कहते हैं 1 वोल्ट हो, एक सिरे पर 12 और दूसरे सिरे पर 1, तो यहां पर वोल्टेज होंगे 11। इसी तरह अगर इस सिरे के ऊपर वोल्टेज को बढ़ाते जाएं 2, तो यहां पर कितने वोल्टेज होंगे? 10। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट फ्लो करेगी।
और जैसे जैसे बढ़ाते बढ़ाते 2 वोल्ट को अगर हम 3 करें तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होते जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हटा के 12। अगर दोनों सिरों के नंबर ऑफ वोल्टेज बिल्कुल इक्वल हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगी। करंट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये 2 रूल हमेशा आपने याद रखने हैं। ये बहुत काम आएंगे कि करंट हमेशा जब गुजरती है तो अपने लो रेजिस्टिव हाई रेजिस्टिव पाथ को वो नहीं चुनती। और दूसरी चीज ये है कि करंट हमेशा बहती है, तो क्यों बहती है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर आपको कहे कि करंट इज ऑलवेज फ्लो ड्यू द पोटेंशियल, नॉट ओनली पोटेंशियल बट द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल के फर्क की वजह से। एक सिरे के ऊपर अगर 12 वोल्ट है, दूसरे पे भी 12 दे देंगे, करंट नहीं गुजरेगी। इवन के देयर इज वोल्टेज बिटवीन द 2 पॉइंट, हर दोनों सिरों के ऊपर वोल्टेज है, मगर फिर भी करंट नहीं गुजरेगी। क्यों नहीं गुजरेगी? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगी। इन दोनों की रूल की एग्जांपल जो है ना आपको देने के लिए, नंबर 1 रूल है कि जो करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ चुनती है, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारी बहुत सारी हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल देने के लिए आपको कहते हैं कि हम अर्थिंग करते हैं। हम लोग अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करते हैं, इसका क्या मकसद है और अर्थिंग होती क्या है? जब भी कोई मेटल की चीज़ है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, कोई भी मेटल की चीज़ जैसे मोटर लगा लें, इस्त्री या रेफ्रिजरेटर, कोई भी मेटालिक बॉडी की चीज़ है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कोई वायरिंग होती है, उसकी वाइंडिंग वगैरह होती है। कोई भी मेटल की चीज़ होगी, इलेक्ट्रिकल को किसी चीज़ के अंदर बिजली है या नहीं है, ये जज करने के लिए हमको एक उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, टेस्टर वगैरह या वोल्टमीटर चाहिए। आम आंख से इलेक्ट्रिकल जो इनविजिबल है उसको देखा नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल, इस मेटल की चीज़ के अंदर अगर कोई वायर छिल के उसकी मेटल बॉडी को टच कर देगी तो देयर विल बी करंट इन द आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। कि उसकी बाहर बैरूनी जो मेटल की बॉडी है, करंट तो रहना चाहिए था अंदर अंदर, जो भी उसका काम था। जैसे वाइंडिंग थी, वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो करता, पंखा घूमता, मोटर चलती। अगर कभी किसी वजह से एक्सीडेंटली, फॉर एग्जांपल, कभी भी कोई चीज़, कोई वायर छिल के या किसी चीज़ इंसुलेशन के वीक होने की वजह से कोई भी वो वायर आपकी बॉडी के साथ टच होगी, कि तो इसकी जो करंट है वो बजाय के अंदर रहने के थोड़ी सी करंट आपके बॉडी के अंदर भी आ जाएगी, मेटल बॉडी के अंदर भी आ जाएगी, जो कि आम आंख से उसको देखना मुमकिन नहीं है। तो जैसे भी कोई आदमी जाने या अनजाने में उस मेटल की बॉडी को हाथ लगाएगा तो उसको करंट लगेगी, मे बी ही कैन बी इंजर्ड, और वो उसकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट का एक हल्का सा शॉक भी इंसान को या तो मफलूज कर देगा या उसको मार भी सकता है अगर उसका करंट का शॉक ज़्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, हम लोग करते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या है कि कोई भी मेटल की चीज़ है, उस मेटल की चीज़ को हम लोग कर देते हैं ग्राउंड, उसको एक वायर लेके उसको ज़मीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक स्पेसिफिक डेप्थ के साथ जाके उसको ज़मीन के साथ ग्राउंड कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि हम पता है कि रेजिस्टेंस जो हमारी दुनिया की ज़मीन है वो बहुत, उसका डायामीटर बहुत बड़ा है और बहुत उसका जो रेडियस और डायामीटर है ज़मीन का बहुत बड़ा है। तो तकरीबन ज़मीन की जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। अगर मैं 0 कहूँ तो वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, 0 के ऑलमोस्ट करीब है। तो जब कभी फॉर एग्जांपल इसके अंदर मेटल बॉडी के अंदर कभी भी लीकेज करंट होगी, करंट नहीं लीकेज करंट होगी, हल्की सी लीकेज करंट होगी, अगर हमने अर्थिंग किया होगा तो होगा क्या कि इसके अंदर मेटल बॉडी के अंदर जो लीकेज करंट होगी तो वो इस लो रेजिस्टिव पाथ के जरिए ज़मीन के अंदर चली जाएगी। इसको मैं लो रेजिस्टिव पाथ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ज़मीन की रेजिस्टेंस जो है ना बहुत कम होती है। अगर मैं इसको हाथ मेटल की बॉडी को हाथ लगाऊंगा भी तो मुझे करंट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? कि करंट के पास 2 रास्ते हैं, एक मेरी बॉडी के थ्रू गुजर के ज़मीन के अंदर जाना है, एक उसने मेरी बॉडी के बगैर विद दिस वायर, ये केबल्स के जरिए ज़मीन के अंदर जाना है। हमने जानबूझ के इसका केबल का साइज थोड़ा बड़ा रखते हैं और ज़मीन के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। सो इससे क्या होता है कि ज़मीन की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। जब भी कभी इस तरह का मौका हो तो करंट मेरे अंदर से गुजरने की बजाय लो रेजिस्टिव पाथ चुनेगी और ज़मीन के अंदर चली जाएगी। तो इससे फ़ायदा मुझे क्या होगा, या किसी भी इंसान को फ़ायदा ये होगा कि उसके अंदर से बिजली नहीं गुजरेगी, उसको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। हालांकि वो लीकेज करंट इस मेटल बॉडी के अंदर है, उसके बावजूद भी मुझे कोई भी जानी या कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा।
तो करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पार्ट चुनती है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अर्थिंग है। किसी भी मेटल बॉडी को हम एक जगह से या उसको सेफ्टी या प्रोटेक्शन की पर्पस की वजह से दो जगह से उसको पकड़ के मेटल बॉडी को ज़मीन के साथ जोड़ देते हैं। उससे क्या होता था कि हमको जो है ना ये फॉर एग्जांपल ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी की रेजिस्टेंस 100 ओम है, मोस्ट ऑफ द जो है रेजिस्टेंस मेरी बॉडी की है, और जो लो रेजिस्टिव पाथ है तकरीबन ग्राउंड की मान ले कि 1 ओम रेजिस्टेंस होगी। जब भी कभी ये लीकेज करंट होगी, बजाय कि मेरे अंदर से गुजरने के और मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक या कोई नुकसान पहुंचाने के, कि ये लो रेजिस्टिव पाथ चुनेगी और ज़मीन के अंदर चली जाएगी। रूल नंबर 1, करंट ऑलवेज फ्लो लो रेजिस्टिव पाथ। नंबर 2 रूल है कि करंट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। एक हमने ये एग्जांपल देखी और प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर हमारे पास हमने देखा, जो हमारे घरों के बाहर जो एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर के अंदर की इसको KWH मीटर कहते हैं, या सिंगल फेज मीटर या 3 फेज कोई भी मीटर हो सकता है। प्रैक्टिकली समझाने के लिए कि उसके अंदर 2 वायर इन होती हैं और 2 वायर आउट होती हैं। इन कहाँ से आती हैं? ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी से, जैसे कोई वापडा होगी या कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी है, वहाँ से 2 वायर्स आएंगी। एक को फेज कहते हैं, एक को न्यूट्रल कहते हैं। नंबर 2 वो 2 वायर इन होगी और 2 वायर वहाँ से आउट होके बाहर जाके कहाँ जाएंगी जी? कंज्यूमर, कोई भी घर, किसी भी कोठी, किसी भी फैक्ट्री या किसी भी घर के सामने ये न्यूट्रल और फेज दोनों वायर इन होंगी। तो आपने देखा है कि एक उसमें 2 वायर होती हैं, लाल कलर की से फेज कहते हैं और जो ब्लैक कलर की से न्यूट्रल कहते हैं। ये 2 वायर समझने की चीज़ है कि इसके जो फेज वोल्टेज है, फेज के अंदर वोल्टेज होते हैं 220 विद रेफरेंस टू न्यूट्रल। न्यूट्रल को कहीं ना कहीं ग्रिड के अंदर या किसी भी जगह पर उसको अर्थ कर दिया जाता है, तो इससे उसका वोल्टेज कितने हो जाते हैं? 0। उसके वोल्टेज होता है 0। तो अगर हम न्यूट्रल और फेज के दरमियान वोल्टमीटर लगा के चेक करें तो उसके दरमियान कितने वोल्टेज होंगे जी? 220 या 230 या 240, कुछ भी उसके तकरीबन 220 से लेकर 240 तक वोल्टेज हो सकते हैं। हमने न्यूट्रल का पोटेंशियल जो है ना जानबूझ के 0 कर देते हैं और फेज के वोल्टेज को 220 रखते हैं, 230 रखते हैं। अगर फर्ज करें, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, ये दोनों न्यूट्रल और फेज किसी के घर के अंदर आती हैं, उसके घर का पूरा लोड चलता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी घर के अंदर दोनों फेज दे दिए जाएं तो करंट, अगर ये भी फेज है और ये भी फेज है, तो करंट फ्लो करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। क्यों? इसके बीच भी 220 वोल्ट है और दूसरा फेज है, उसके बीच में भी 220 वोल्टेज है। देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड। उसके वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। हमेशा कभी भी करंट फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसके बरक्स अगर हम एक फेज देते हैं, एक न्यूट्रल लेते हैं और न्यूट्रल का वोल्टेज लेवल हम कितना रखते हैं जी? 0। उसको किस तरह करते हैं? ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस उसको कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड के साथ, और ग्राउंड का वोल्टेज लेवल कितना होता है जी? 0। तो दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 220 हो जाएगा तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट फ्लो करेगा। और कभी कभी हमने ये प्रैक्टिकली देखा है, हमारी लाइट अप एंड डाउन हो रही होती है, तो उसका कई सारे रीजन हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजन विल बी कि उसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि जो वोल्टेज हमने न्यूट्रल को 0 किया होता है, वो प्रैक्टिकली उसका 0 वोल्टेज नहीं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं, किसी वजह से भी, फॉर एग्जांपल इस वोल्टेज, इस चीज के अंदर भी वोल्टेज पैदा हो गए 5। ठीक है, इसके दरमियान वोल्टेज पैदा हो गए 5। इसके दोनों सिरों पर अगर हम वोल्टमीटर लगा के देखेंगे तो वोल्टेज दोनों के दरमियान कितने होंगे? 215। क्यों जी? फेज के वोल्टेज 220 है, न्यूट्रल के अंदर होने नहीं चाहिए, मगर प्रैक्टिकली कभी कभी वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, पता करेंगे। मगर प्रैक्टिकली उसके अंदर वोल्टेज अगर पैदा हो गए तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कम होकर 215। और कभी कभी ये वोल्टेज सिर्फ 5 का फर्क पड़े तो ठीक है, चलता है। मगर कभी कभी ये न्यूट्रल कभी अप जाती है, कभी डाउन जाती है, कभी अप जाती है, कभी डाउन जाती है। न्यूट्रल के अंदर जो वोल्टेज है वो कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी 6 हो जाएंगे,
कभी 20 हो जाएंगे, कभी 18 हो जाएंगे, कभी फिर 0 हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि न्यूट्रल के अंदर भी वोल्टेज पैदा होते हैं और जो एक जगह पर खड़े नहीं रहते, कभी 0 हो गए, कभी 6 हो गए, कभी 12 हो गए, कभी 20 हो गए, कभी 18 हो गए, कभी 15 हो गए। तो आपका फेज वोल्टेज जो फिक्स रहेंगे 220, तो आप उसको जैसे जैसे 0 अगर होंगे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस 220 होगा। अगर 6 वोल्टेज पैदा हो गए तो आपको वोल्टेज 214 होंगे। इसी तरह जैसे जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएट करेंगे, न्यूट्रल वोल्टेज फ्लक्चुएट करेंगे, तो प्रैक्टिकली कभी कभी चीज़ें हमारी लो हो जाती हैं, चलते चलते बल्ब डिम हो गई, चलती चलती मोटर डिम होगी, फिर अप होगी, फिर डाउन होगी, इस तरह की चीज़ें कभी कभी पैदा हो जाती हैं। तो मेन कहने का मकसद यह है कि हमारे दो रूल है। नेचर ऑफ द करंट हमेशा दो रूल के ऊपर काम करती है। पहला रूल ये है कि करंट को गुजरने के लिए हमेशा पसंदीदा रास्ता कौन सा होता है, जो रेजिस्टिव लो रेजिस्टिव पाथ हो। जिस पाथ को अंदर गुजरने के लिए करंट ने तो गुजरना ही गुजरना है, कहीं से भी उसको रास्ता मिलेगा, तो हमेशा उस रास्ते के अंदर गुजरना पसंद करेगी जिसकी करंट की रेजिस्टेंस जिस पाथ की रेजिस्टेंस कम होगी। करंट ऑलवेज चूज द लो रेजिस्टिव पाथ। और नंबर 2 दूसरा रूल है करंट ऑलवेज फ्लो। ये हमेशा ऑलवेज का मतलब ये है कि ये हमेशा रूल इसी तरह रहेगा। ये रूल बन गया कि करंट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पैदा होती है।